कभी कभी दुनिया के किसी दूर के डेजर्ट रीजन में हुआ एक मिलिट्री इंसिडेंट ग्लोबल न्यूज बन जाता है। वेस्टर्न इराक के आसपास एक अमेरिकन मिलिट्री रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस इंसिडेंट ने इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट पर मौजूद क्रू मेंबर्स में से 4 लोगों की जान चली गई। ये कोई नॉर्मल कार्गो प्लेन नहीं था, बल्कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्रैश की कंफर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दी है। सेंटकॉम मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। जब भी इराक, सीरिया, पर्शियन गल्फ या सराउंडिंग एरियाज में कोई मिलिट्री एक्टिविटी होती है तो उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लार्जली सेंटकॉम के पास होती है। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो था KC-135 स्ट्रेट टैंकर। ये एयरक्राफ्ट एक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है। इसका सिंपल मतलब यह है कि ये हवा में हाई दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है। फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को जब लॉन्ग डिस्टेंस मिशन पर भेजा जाता है, टैप टैंकर एयरक्राफ्ट उन्हें मड एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बिना लैंड किए अपना मिशन कंटिन्यू कर सकें। इस पर्टिकुलर मिशन में 2 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे थे। एक एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर गया, लेकिन दूसरा टैंकर एयरक्राफ्ट वेस्टर्न इराक के एरिया में क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट पर टोटल 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। मिलिट्री अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू टीम्स और इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स तुरंत एक्टिव हो गई हैं। मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जब भी कोई क्रैश इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले क्रैश साइट को सिक्योर किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स एयरक्राफ्ट के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स, मेंटेनेंस हिस्ट्री, वेदर कंडीशंस और मिशन प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं। ये सब प्रोसेस इसलिए होता है ताकि क्रैश का एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई किया जा सके। सेंटकॉम ने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि एयरक्राफ्ट को किसी हॉस्टाइल मिसाइल अटैक या फ्रेंडली फायर से गिराया गया हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्रैश टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से हुआ हो। एविएशन एक्सीडेंट्स में मैकेनिकल फेलियर, इंजन प्रॉब्लम्स, नेविगेशन एरर या वेदर कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। फ्लैट थोड़ा समझते हैं कि KC-135 स्ट्रेट टैंकर एयरक्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट को बोइंग ने डेवलप किया था। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज में से एक है और यूएस मिलिट्री के लिए कई इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट डिजाइन कर चुकी है। KC-135 का डेवलपमेंट कोल्ड वॉर पीरियड में हुआ था, जब यूएस मिलिट्री को ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए लॉन्ग रेंज एविएशन कैपेबिलिटी की जरूरत थी। अगर हम मॉडर्न एयर कॉम्बैट को समझें तो फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन उनकी फ्यूल कैपेसिटी होती है। एक फाइटर जेट नॉर्मली लिमिटेड डिस्टेंस तक हाई फ्लाई कर सकता है। अगर मिशन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर हो तो एयरक्राफ्ट को या तो लैंड करना पड़ता है या फिर टैंकर एयरक्राफ्ट से मड एयर रिफ्यूलिंग लेनी पड़ती है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे KC-135। ये एयरक्राफ्ट अपने अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में एविएशन फ्यूल कैरी करता है। जब फाइटर जेट्स मिशन पर होते हैं तो टैंकर एयरक्राफ्ट उनके पास आकर हवा में हाई उन्हें फ्यूल ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस को एरियल रिफ्यूलिंग या मड एयर रिफ्यूलिंग कहा जाता है। एक टिपिकल KC-135 मिशन में 3 में क्रू रोल्स होते हैं। सबसे पहले पायलट और को-पायलट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। तीसरा क्रू मेंबर होता है बूम ऑपरेटर। बूम ऑपरेटर का काम होता है एयरक्राफ्ट के पीछे लगे रिफ्यूलिंग बूम को कंट्रोल करना। रिफ्यूलिंग बूम एक लॉन्ग मेटालिक आर्म होता है जो टैंकर एयरक्राफ्ट से एक्सटेंड होता है। जब फाइटर जेट टैंकर के पीछे स्टेबल पोजीशन में आता है, टैप बूम ऑपरेटर्स आर्म को फाइटर जेट के फ्यूल पोर्ट से कनेक्ट करता है। कनेक्शन सिक्योर होने के बाद फ्यूल ट्रांसफर स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस सन में सिंपल लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत हाई प्रिसिजन ऑपरेशन होता है। दोनों एयरक्राफ्ट हवा में हाई स्पीड पर एक दूसरे के बहुत पास फ्लाई करते हैं। अगर पायलट्स या बूम ऑपरेटर से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से टैंकर एयरक्राफ्ट क्रूज को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। मड एयर रिफ्यूलिंग मिशंस एविएशन ऑपरेशंस के सबसे टेक्निकली डिमांडिंग टास्क्स में से एक माना जाता है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो गल्फ वॉर के दौरान KC-135 एयरक्राफ्ट का मैसिव यूज हुआ था। जब कोalition फोर्सेस इराक के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही थी, टैप फाइटर जेट्स को लॉन्ग मिशंस परफॉर्म करने पड़ते थे। टैंकर एयरक्राफ्ट अन मिशंस को पॉसिबल बने क्योंकि फाइटर जेट्स को हवा में हाई फ्यूल मिल जाता था। इसी वजह से मिलिट्री एक्सपर्ट्स टैंकर एयरक्राफ्ट को फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं।
मतलब ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टली अटैक नहीं करता लेकिन दूसरे एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। वेस्टर्न इराक जहां ये क्रैश हुआ, वो रीजन भी जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है। इराक के कुछ एरियाज में प्रो ईरान मलिशियस एक्टिव रहते हैं। ये ग्रुप्स कभी कभी रॉकेट अटैक्स या ड्रोन स्ट्राइक्स भी कॉन्डक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स हर पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करते हैं। ईरान के स्टेट टेलीविजन पर एक क्लेम भी आया था कि एक अलाइड मलिशिया ग्रुप ने एयरक्राफ्ट को मिसाइल से टारगेट किया, लेकिन अभी तक यूएस मिलिट्री ने इस क्लेम को कंफर्म नहीं किया है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक किसी भी क्लेम को वेरीफाई करना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी रियल और डिटेल्ड अपडेट्स पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और वो बैज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे लॉन्ग एनालिसिस वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। फ्लैट थोड़ा सा ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता। इसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट्स पर भी पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी पैसेज है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहां टेंशन्स बढ़ते हैं तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से जब भी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन्स बढ़ते हैं तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में रिएक्ट करते हैं। इस सिचुएशन का एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट रशिया के लिए इकोनॉमिक एडवांटेज भी बन सकता है। जब मिडिल ईस्ट सप्लाई डिस्टर्ब होती है और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स जैसे रशिया को ज्यादा डिमांड मिलती है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ऑयल प्राइस इंक्रीज की वजह से रशिया ने एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू अर्न किया है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रशिया को लगभग $6 बिलियन तक का एडिशनल बेनिफिट मिल चुका है। जियोपॉलिटिक्स में इसे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मतलब एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे कंट्री के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि KC-135 क्रैश का एक्चुअल कॉज क्या था। एविएशन एक्सपर्ट्स एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, इंजन डेटा और फ्लाइट पाथ का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मिलिट्री एविएशन एक्सीडेंट्स का एनालिसिस यूजुअली मंथ्स तक चल सकता है। जब फाइनल रिपोर्ट रिलीज होती है तब क्रैश के एग्जैक्ट टेक्निकल और ऑपरेशनल फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं। ये इंसिडेंट एक बार फिर से हमें याद दिलाता है कि मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस कितने कॉम्प्लेक्स और रिस्की होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एविएशन मिशंस में रिस्क कभी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वेस्टर्न इराक के इस रीजन में जहां ये क्रैश हुआ, एनवायरनमेंट वेज भी काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये एरिया सिर्फ एक नॉर्मल डेजर्ट रीजन नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव जोन है जहां पिछले कई सालों से अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिव रहे हैं। इराक में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस का हिस्ट्री भी काफी लंबा रहा है और इसी वजह से जब भी कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंसिडेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक एक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि उसके पीछे के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी डिस्कस होने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम्स क्रैश साइट पर पहुंचकर सबसे पहले डेब्री फील्ड को सिक्योर करती हैं। एविएशन एक्सीडेंट्स में डेब्री पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एयरक्राफ्ट हवा में एक्सप्लोड हुआ हो तो डेब्री का पैटर्न अलग होता है और अगर एयरक्राफ्ट मैकेनिकल फेलियर की वजह से ग्राउंड पर क्रैश हुआ हो तो पैटर्न अलग होता है। इसी तरह इन्वेस्टिगेटर्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को भी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इन डिवाइसेस को आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, हालांकि इनका कलर ऑरेंज होता है ताकि क्रैश साइट पर उन्हें इजीली लोकेट किया जा सके। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है जैसे स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस और कंट्रोल इनपुट्स। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट्स की कॉन्वर्सेशन और कॉकपिट एनवायरनमेंट रिकॉर्ड करता है। इन दोनों डेटा सोर्सेस से इन्वेस्टिगेटर्स को क्रैश के फाइनल मोमेंट्स का डिटेल्ड पिक्चर मिलता है। एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशंस का गोल सिर्फ एक्सीडेंट का कॉज पता लगाना नहीं होता बल्कि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना भी होता है। KC-135 स्ट्रेट टैंकर एयरक्राफ्ट का डिजाइन काफी पुराना होने के बावजूद अभी भी ऑपरेशनल है। ये एयरक्राफ्ट ओरिजिनली कोल्ड वॉर के टाइम डेवलप किया गया था जब यूनाइटेड स्टेट्स को अपने बॉम्बर फ्लीट को ग्लोबल रेंज देने की जरूरत थी। कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर डिटेरेंस स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को हवा में हाई फ्यूल देना ताकि वो दुनिया के किसी भी पार्ट तक पहुंच सकें। इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ। समय के साथ KC-135 को मल्टीपल अपग्रेड्स दिए गए।
इंजन मॉडर्नाइजेशन, एवियोनिक्स अपग्रेड्स और नेविगेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया ताकि एयरक्राफ्ट मॉडर्न ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपैटिबल रहे। आज भी यूएस एयरफोर्स के टैंकर फ्लीट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा के C-135 एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करता है। हालांकि नए टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे के C-46 पेगासस ग्रेजुअली सर्विस में आ रहे हैं, लेकिन के C-135 अभी भी ऑपरेशनल मिशंस परफॉर्म करता है। मरेर रिफ्यूलिंग का कॉन्सेप्ट एविएशन हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग चैप्टर है। इस टेक्निक की मदद से एयरक्राफ्ट अपनी नॉर्मल ऑपरेशनल रेंज से कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। फाइटर जेट्स जब कॉम्बैट एयर पेट्रोल या स्ट्राइक मिशंस परफॉर्म करते हैं तब उन्हें कई घंटों तक हवा में रहना पड़ता है। अगर टैंकर एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो तो फाइटर जेट्स को रिपीटेडली फ्यूल मिलता रहता है और वो मिशन एरिया में कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकते हैं। मरेर रिफ्यूलिंग के दौरान पायलट्स को प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग मेंटेन करनी पड़ती है। टैंकर एयरक्राफ्ट एक स्टेबल स्पीड और एल्टीट्यूड मेंटेन करता है, जबकि रिसीविंग एयरक्राफ्ट धीरे धीरे टैंकर के पीछे अप्रोच करता है। बूम ऑपरेटर एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में एक ऑब्जर्वेशन विंडो से प्रोसेस मॉनिटर करता है। जब रिसीविंग एयरक्राफ्ट करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है तब बूम ऑपरेटर रिफ्यूलिंग आर्म को एक्सटेंड करके कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। ये ऑपरेशन काफ़ी स्किल डिमांड करता है क्योंकि एयरक्राफ्ट टर्ब्यूलेंस, विंड और स्पीड वेरिएशंस के बीच स्टेबल पोजीशन मेंटेन करते हैं। अगर एयरक्राफ्ट पोजीशन लूज कर द टू बूम डिस्कनेक्ट हो सकता है या एयरक्राफ्ट डैमेज भी हो सकता है। इसी वजह से पायलट्स और बूम ऑपरेटर्स को एक्सटेंसिव सिम्युलेटर ट्रेनिंग और रियल फ्लाइट प्रैक्टिस दी जाती है। ए फ्लैट अगर हम ब्रॉडर रीजनल सिचुएशन को देखें तो इराक और सराउंडिंग एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इराक ऑफिशियली एक सॉवरन कंट्री है, लेकिन उसके टेरिटरी में अलग अलग मिलिशियस और आर्म्ड ग्रुप्स भी ऑपरेट करते हैं। इन ग्रुप्स में से कुछ ईरान के साथ क्लोज टाइज रखते हैं। इसी वजह से इराक के कुछ रीजन्स में यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस हाई रिस्क एनवायरनमेंट में कंडक्ट किए जाते हैं। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन्स का हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना है। 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन के बाद से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन्ड रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट रीजन में मल्टीपल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले हैं, जहां डिफरेंट रीजनल एक्टर्स इनडायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपरेट करते रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल मैप को देखा जाए तो एनर्जी रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक वाटरवेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ रीजन दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स का घर है। इसी रीजन में एक नैरो मैरिटाइम पैसेज है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। ये पैसेज ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर किसी भी रीजन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिसरप्ट हो जाए तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। शिपिंग इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाते हैं, टैंकर ट्रैफिक स्लो हो जाता है और ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल नेवीज इस रीजन में मैरिटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रेगुलर पेट्रोल्स कंडक्ट करती हैं। मिडल ईस्ट टेंशन्स का इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहता। ग्लोबल इकोनॉमी भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एनर्जी मार्केट सब इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी चेन रिएक्शन की वजह से दुनिया के अलग अलग रीजन्स में इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी सिनेरियो में रशिया जैसे एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाता है। जब मिडिल ईस्ट सप्लाई अनसर्टेन हो जाती है तो बायर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। रशिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसी वजह से ऑयल प्राइस इंक्रीज उसकी इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट दे सकता है। एनालिस्ट्स का कहना है कि ऑयल प्राइस सर्ज के दौरान रशिया ने एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से रशिया को लगभग $6 बिलियन तक का एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है। ये सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखाती है, जहां एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे कंट्री के लिए इकोनॉमिक गेन बन जाता है। इस फेनोमेनन को कुछ एक्सपर्ट्स वॉर इकोनॉमिक्स या कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक्स के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। मतलब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज और कंट्रीज इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकती हैं। एनर्जी मार्केट्स इस फेनोमेनन का सबसे क्लियर एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन वापस आते हैं एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन पर। एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस लॉग्स एग्जामिन करते हैं। अगर एयरक्राफ्ट में किसी कंपोनेंट का प्रीवियस इशू रिकॉर्ड हुआ हो तो उसका एनालिसिस किया जाता है।
वेदर डेटा भी चेक किया जाता है ताकि पता चले कि क्रैश के वक्त वेदर कंडीशंस नॉर्मल थी या नहीं। फ्लाइट पाथ एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। रेडार डेटा और सैटेलाइट ट्रैकिंग से एयरक्राफ्ट की फाइनल ट्रेजेक्टरी रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। अगर एयरक्राफ्ट सडन एल्टीट्यूड लॉस या एबनॉर्मल मनूवर शो करता है तो इन्वेस्टिगेटर्स उस डेटा को केयरफुली एग्जामिन करते हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स में ऑपरेशनल फैक्टर्स भी इवैल्यूएट किए जाते हैं। मिशन प्रोफाइल, क्रू फटीग, कम्युनिकेशन लॉग्स और एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होते हैं। ये सब स्टेप्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि फाइनल रिपोर्ट एक्यूरेट हो और फ्यूचर सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट की जा सके। ये इंसिडेंट एक बार फिर से दिखाता है कि मिलिट्री एविएशन कितनी डिमांडिंग फील्ड है। पायलट्स और क्रू मेंबर्स हाई रिस्क एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं और उन्हें कॉम्प्लेक्स मिशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट क्रूज का रोल स्पेशली क्रिटिकल होता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली फाइटर जेट मिशंस की सक्सेस को अफेक्ट करती है। इस क्रैश ने एविएशन सेफ्टी और मिलिट्री ऑपरेशंस के चैलेंजेस को एक बार फिर हाईलाइट कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट रिलीज होगी तब इस इंसिडेंट को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एंगल भी है, और वो है मॉडर्न मिलिट्री एविएशन की कॉम्प्लेक्सिटी। आज के टाइम में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक सिंपल फ्लाइंग मशीन नहीं होते। उनके अंदर एडवांस रेडार सिस्टम्स, नेविगेशन कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मल्टीपल सेफ्टी मैकेनिज्म्स होते हैं। फिर भी कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और इसी वजह से हर क्रैश को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मिलिट्री एविएशन और सिविलियन एविएशन के बीच एक बड़ा डिफरेंस होता है। सिविलियन फ्लाइट्स यूजुअली प्रेडिक्टेबल रूट्स पर ऑपरेट करती हैं और उनका प्राइमरी गोल सेफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का मिशन एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। उन्हें कभी कभी हॉस्टाइल एयरस्पेस के पास ऑपरेट करना पड़ता है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस में फ्लाई करना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स टैक्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे KC-135 स्ट्रेट टैंकर का रोल इसी एनवायरनमेंट में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब फाइटर जेट्स लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस पर जाते हैं या सर्वेलेंस ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, टैप टैंकर एयरक्राफ्ट उन्हें रिपीटेडली फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। अगर टैंकर एयरक्राफ्ट अवेलेबल ना हो तो फाइटर जेट्स को मिशन एरिया छोड़कर बेस पर वापस आना पड़ता है। इसी वजह से टैंकर एयरक्राफ्ट को मिलिट्री प्लानर स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में देखते हैं। एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी किसी भी एयरफोर्स की ऑपरेशनल रीच को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देती है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट अपने होम बेस से बहुत दूर तक मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने टैंकर एयरक्राफ्ट फ्लीट्स डेवलप की थी। ये फ्लीट्स न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी का पार्ट थी। लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को ग्लोबल रीच देने के लिए मड एयर रिफ्यूलिंग एसेंशियल था। इसी इरा में KC-135 एयरक्राफ्ट का लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हुआ। आज भी कई मॉडर्न एयरफोर्सेस टैंकर एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करती हैं। नेटो कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ एशियन एयरफोर्सेस भी टैंकर फ्लीट्स मेंटेन करती हैं। एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को मॉडर्न एयर पावर का फंडामेंटल एलिमेंट माना जाता है। फ्लैट अगर हम मिडिल ईस्ट रीजन पर वापस फोकस करें तो ये रीजन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक सेंट्रल स्टेज रहा है। इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के बीच स्ट्रैटेजिक बैलेंस काफी सेंसिटिव है। पिछले कई डेकेड्स में यहाँ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री इंटरवेंशंस हो चुके हैं। इराक का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी कॉम्प्लेक्स है। सदाम हुसैन के रजीम के बाद इराक में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंजेस कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। अलग अलग मिलिशियाज और आर्म्ड ग्रुप्स अभी भी कुछ एरियाज में ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से इराक के कुछ रीजन्स में मिलिट्री ऑपरेशंस को केयरफुली प्लान करना पड़ता है। ईरान का इन्फ्लुएंस भी इराक के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कुछ मिलिशियाज ईरान के साथ आइडियोलॉजिकल या ऑपरेशनल लिंक्स रखते हैं। इसी वजह से जब भी यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इराक के एयर स्पेस में होते हैं तो सिक्योरिटी एनालिस्ट्स हर पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं। एयरक्राफ्ट क्रैश जैसे इंसिडेंट्स कभी कभी सिर्फ टेक्निकल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। एविएशन हिस्ट्री में मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां मैकेनिकल मालफंक्शन या सिस्टम फेलियर की वजह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सब पॉसिबल सिनेरियोज एग्जामिन करते हैं। एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग प्रोसेस। हर एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रिकमेंडेशंस रिलीज करती हैं। इन रिकमेंडेशंस का पर्पस होता है फ्यूचर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना।
कभी कभी डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, कभी मेंटेनेंस प्रोसीजर्स इंप्रूव किए जाते हैं और कभी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स अपडेट किए जाते हैं। मिलिट्री एविएशन में क्रू ट्रेनिंग का लेवल भी बहुत हाई होता है। पायलट्स को थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस से गुजरना पड़ता है। रिफ्यूलिंग टैंकर पायलट्स और बूम ऑपरेटर्स को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है क्योंकि उनका काम एक्सट्रीमली प्रिसाइज होता है। मरे रिफ्यूलिंग के दौरान एयरक्राफ्ट को बिल्कुल स्टेबल पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है। टैंकर एयरक्राफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड और एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। रिसीविंग एयरक्राफ्ट धीरे धीरे टैंकर के पीछे अप्रोच करता है। बूम ऑपरेटर एक स्मॉल कंट्रोल स्टिक से रिफ्यूलिंग बूम को मनूवर करता है और फाइटर जेट के फ्यूल रिसेप्टिकल से कनेक्ट करता है। ये प्रोसेस सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है, लेकिन इसमें हाई लेवल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर टर्ब्यूलेंस या सडन मूवमेंट हो जाए तो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है। इसी वजह से पायलट्स और बूम ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं। मॉडर्न टैंकर एयरक्राफ्ट में एडवांस सेंसर्स और कैमरास भी इंस्टॉल होते हैं जो बूम ऑपरेटर को बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इससे रिफ्यूलिंग प्रोसेस सेफर और एफिशिएंट हो जाता है। फिर भी एविएशन एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है और पायलट्स को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। मिडल ईस्ट टेंशंस का एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ग्लोबल एनर्जी मार्केट। पर्शियन गल्फ रीजन दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स का घर है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई जैसे कंट्रीज ग्लोबल ऑयल सप्लाई में मेजर रोल प्ले करते हैं। इन कंट्रीज से ऑयल शिपमेंट्स मोस्टली सी रूट्स के थ्रू एक्सपोर्ट होती हैं। इन सी रूट्स में सबसे क्रिटिकल पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नैरो वाटरवे गल्फ रीजन को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। दुनिया का लगभग 1/5 हिस्सा ऑयल ट्रेड इसी रूट से गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ जाए तो टैंकर ट्रैफिक स्लो हो सकता है। इंश्योरेंस कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं और शिपिंग कंपनीज रिस्क एवैल्यूएट करने लगती हैं। इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी रिएक्ट करते हैं। जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। रशिया जैसे कंट्रीज जो ऑलरेडी लार्ज स्केल ऑयल एक्सपोर्ट्स करते हैं, उन्हें मार्केट डिमांड का एडवांटेज मिल सकता है। कुछ एनालिस्ट्स के मुताबिक ऑयल प्राइस इंक्रीज की वजह से रशिया ने एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू अर्न किया है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से रशिया को लगभग $6 बिलियन तक का एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इकोनॉमिक डायमेंशन भी होता है। कभी कभी एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे रीजन की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकता है। इस फेनोमेनन को जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के नाम से भी डिस्कस किया जाता है। एनर्जी रिसोर्सेज और सप्लाई रूट्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। कंट्रीज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज डेवलप करती हैं। लेकिन वापस आते हैं एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन पर। एविएशन एक्सीडेंट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन बोर्ड्स डिटेल्ड टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ये रिपोर्ट्स मंथ्स तक के एनालिसिस के बाद रिलीज होती हैं। रिपोर्ट में क्रैश का रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है और सेफ्टी रिकमेंडेशंस इंक्लूड की जाती हैं। मिलिट्री एविएशन में ट्रांसपेरेंसी का लेवल समटाइम्स लिमिटेड होता है क्योंकि कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स क्लासिफाइड होती हैं। फिर भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स यूजुअली इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं ताकि एविएशन कम्युनिटी सेफ्टी लेसन्स लर्न कर सके। इस क्रैश ने एक बार फिर दिखाया है कि एविएशन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होने के बावजूद रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकता। पायलट्स और क्रू मेंबर्स हर मिशन पर हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। एविएशन और मिलिट्री सर्विस दोनों फील्ड्स डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और डेडिकेशन डिमांड करते हैं। जो क्रू मेंबर्स इस एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी सर्विस और सैक्रिफाइस को मिलिट्री कम्युनिटी रिस्पेक्ट के साथ याद रखती है। आने वाले वीक्स में इन्वेस्टिगेशन टीम्स क्रैश के एग्जैक्ट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी। जब फाइनल रिपोर्ट रिलीज होगी तब एविएशन एक्सपर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट्स उस रिपोर्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इससे फ्यूचर ऑपरेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसी डायनामिक एनवायरनमेंट में एविएशन इंसिडेंट्स भी कभी कभी लार्जर स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस का पार्ट बन जाते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ जाना जरूरी है, और वो है मॉडर्न मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का रोल। आज के टाइम में कोई भी एयरफोर्स सिर्फ फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के दम पर पावरफुल नहीं बनती। उसके पीछे एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क होता है जिसमें टैंकर एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट सिस्टम्स शामिल होते हैं।
इसी सपोर्ट नेटवर्क की वजह से लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे KC-135 स्ट्रेट टैंकर इसी सपोर्ट स्ट्रक्चर का एक की एलिमेंट होते हैं। जब फाइटर जेट्स किसी डिस्टेंट रीजन में ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं तो उन्हें कंटिन्यूअस फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर टैंकर एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो तो फाइटर जेट्स अपने बेस से बहुत दूर तक ऑपरेट कर सकते हैं और फिर भी उन्हें रिफ्यूलिंग मिल जाती है। इसी कैपेबिलिटी को एयर पावर प्रोजेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने पिछले कई डेकेड्स में एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को बहुत अग्रेसिवली डेवलप किया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस अक्सर ओवरसीज लोकेशंस पर होते हैं। जब एयरक्राफ्ट को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर ऑपरेट करना पड़ता है तब टैंकर एयरक्राफ्ट अन मिशंस को फीजिबल बनेते हैं। अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो एरियल रिफ्यूलिंग का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर II के बाद रैपिडली डेवलप हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने लॉन्ग रेंज बॉम्बर फ्लीट्स डेवलप की थी। न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी का एक पार्ट ये था कि बॉम्बर्स को ग्लोबल रीच मिल सके। इसी पर्पस के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट का लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हुआ। आज भी टैंकर एयरक्राफ्ट मॉडर्न वॉरफेयर का एसेंशियल एलिमेंट बने हुए हैं। फाइटर जेट्स को लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल मिशंस, सर्वेलेंस मिशंस और स्ट्राइक मिशंस परफॉर्म करने के लिए मडर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से टैंकर एयरक्राफ्ट को कभी कभी एयरबॉर्न गैस स्टेशन भी कहा जाता है। वेस्टर्न इराक में हुआ क्रैश इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक एक्टिव ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में फ्लाई कर रहा था। जब एयरक्राफ्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन के पास ऑपरेट करते हैं तो रिस्क लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वेदर कंडीशंस, नेविगेशन चैलेंजेस और ऑपरेशनल प्रेशर सब मिलकर मिशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस रीजन का जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। इराक और सीरिया के आसपास का एरिया पिछले कई सालों से इंटरनेशनल मिलिट्री एक्टिविटी का सेंटर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज यहां मल्टीपल ऑपरेशंस कंडक्ट करते रहे हैं। साथ ही ईरान और उसके एलाइड ग्रुप्स भी रीजन में इन्फ्लुएंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में कभी कभी स्मॉल इंसिडेंट्स भी ग्लोबल हेडलाइंस बन जाते हैं। एयरक्राफ्ट क्रैश जैसे इंसिडेंट्स सिर्फ टेक्निकल एक्सीडेंट नहीं होते बल्कि उनका पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी होता है। डिफेंस एनालिस्ट्स हर एंगल से सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं ताकि पता चल सके कि इंसिडेंट के पीछे कोई ब्रॉडर पैटर्न तो नहीं है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन्स का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री डोमेन तक लिमिटेड नहीं है। एनर्जी मार्केट्स भी इस टेंशन से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। पर्शियन गल्फ रीजन ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहां से निकलने वाले ऑयल शिपमेंट्स दुनिया के कई कंट्रीज की एनर्जी डिमांड को फुलफिल करते हैं। इस ट्रेड का एक मेजर चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये नैरो वाटरवे गल्फ रीजन को इंटरनेशनल शिपिंग रूट से कनेक्ट करता है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल टैंकर्स इसी रूट से गुजरते हैं। अगर इस एरिया में इंस्टेबिलिटी हो जाए तो ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इसी वजह से जब भी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन्स बढ़ते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करते हैं। मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और एनर्जी ट्रेडर्स फ्यूचर सप्लाई को लेकर कॉशियस हो जाते हैं। ये सिचुएशन कभी कभी कुछ कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। रशिया जैसे मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को हाई ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से रशिया ने एडिशनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ऑयल प्राइस सर्च की वजह से रशिया को लगभग $6 बिलियन तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल चुका है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे रीजन की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर सकता है। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है। कंट्रीज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज डेवलप करती हैं। ऑयल सप्लाई रूट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक एसेट्स के रूप में देखे जाते हैं। वापस एयरक्राफ्ट क्रैश इंसिडेंट पर आते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम्स का काम अभी भी चल रहा है। एविएशन एक्सपर्ट्स क्रैश साइट से रिकवर किए गए कंपोनेंट्स का एनालिसिस करेंगे। इंजन पार्ट्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सब एग्जामिन किए जाएंगे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स को क्रैश के फाइनल मोमेंट्स का क्लियर पिक्चर देगी। अगर एयरक्राफ्ट में कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ होगा तो उसका एविडेंस डेटा रिकॉर्डर्स में मिल सकता है। एविएशन इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक होता है।
हर स्टेप केयरफुली डॉक्यूमेंटेड होता है और फाइनल रिपोर्ट डिटेल्ड टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के साथ पब्लिश की जाती है। इस प्रोसेस का में ऑब्जेक्टिव फ्यूचर सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। मिलिट्री एविएशन कम्युनिटी एक्सीडेंट्स से लेसन्स लर्न करने पर बहुत फोकस करती है। हर इंसिडेंट के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को रिव्यू किया जाता है। इससे फ्यूचर मिशंस को सेफर बनाया जा सकता है। इस क्रैश ने एक बार फिर से हाईलाइट किया है कि एविएशन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होने के बावजूद रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकता। पायलट्स और क्रू मेंबर्स हर मिशन पर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। मिलिट्री सर्विस में काम करने वाले लोग अक्सर हाई रिस्क एनवायरनमेंट में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। एविएशन क्रूज स्पेशली डिमांडिंग मिशंस पर ऑपरेट करते हैं जहां उन्हें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। आने वाले वीक्स और मंथ्स में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से क्रैश के एग्जैक्ट कॉज के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डिफेंस एनालिस्ट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल रिलेशंस सब मिलकर मॉडर्न सिक्योरिटी लैंडस्केप को शेप करते हैं। वेस्टर्न इराक में हुआ ये क्रैश एक रिमाइंडर है कि मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस कितने कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होते हैं। एविएशन टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इसी तरह के इंसिडेंट्स हमें ये समझने का मौका देते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना डायनामिक है। एविएशन सेफ्टी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का इंटरसेक्शन हाई मॉडर्न डिफेंस एनालिसिस का को बैन चक्का है। अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वरबैच चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट है हमें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। अगर आपके पास इस टॉपिक पर कोई ओपिनियन या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ।